हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। मेरी आवाज जी क्लियर आ जी, रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। आज के हाय दिन हाय श्रीधर ईश्वर भाई। की कृपा से और अल्कोहलिक सनस के कार्यक्रम की मदद से मैं शराब नहीं पिया हूँ। आज का विषय है अध्याय दूसरा, इसका एक समाधान है। आ, मैंने सबको रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था कि जिनके पास अपनी हिंदी बिग बुक है उसको सामने रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो मैं हिंदी बिग बुक मेरे सामने रखा हूँ और उसका पेज नंबर 17 है। जिनके पास अंग्रेजी बिग बुक है वो भी अंग्रेजी रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा पेज नंबर फर्क नहीं है। एक पेज आगे पीछे रहेगा, इसका भी 17 पे ही शुरू होता है, आगे चल के फिर वो चलते रहता है। तो ये 17 से लेकर 29 तक 13 पेजेस का ये चैप्टर है, जिसमें 8 पेजेस जो है वो प्रॉब्लम के बारे में बताया है और 5 पेजेस जो है वो सॉल्यूशन के बारे में बताया है। तो इस अध्याय की शुरुआत मैं शुरू करता हूं अभी। सबसे पहले तो पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे ये सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आज की तारीख है 12 जुलाई 2025 और आज का विषय है बिग बुक का चैप्टर दूसरा, इसका एक समाधान है। तो पढ़ता हूं मैं पहले 2 3 लाइन। हम अल्कोहलिक अनोनिमस के ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों को जानते हैं जो कभी बिल की भांति ही निराश थे। लगभग उन सभी से अपनी इस समस्या से छुटकारा पा लिया है। उन्होंने अपनी शराब पीने की समस्या सुलझा ली। पहले ही चैप्टर में 3 चीजें कही गई है। एक तो ये है कि इसमें बिल डब्ल्यू की कहानी, जिसके बारे में कल हमें अच्छी तरह से समझाया गया था। तो बिल डब्ल्यू की कहानी का संदर्भ है कि जैसे बिल डब्ल्यू की अवस्था थी वैसे ही हम लोगों की है, इसीलिए हम ये आगे पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है हमारे लिए। दूसरी चीज ये बता रहा है बिल डब्ल्यू साहब इसमें कि हमारी समस्या छूट गई है। तो हम, क्या आप जानना चाहेंगे? हम हर टाइम 12 स्टेपिंग में जाते हैं और 12 स्टेपिंग में जाने के बाद बिल डब्ल्यू ने कहा है चैप्टर 7 में, वर्किंग विद अदर्स में, अपनी कहानी बैठ कहो और चुप बैठो जहां तक आप आए। अल्कोहलिक सनस का उल्लेख मत करो, तो उसको सामने वाले को पूछने दो फिर क्या हुआ। तो वैसे ही बिल डब्ल्यू अभी हमको पूछ रहे हैं कि हमारे समस्या का छुटकारा हमने तो पा लिया, उन्होंने अपनी शराब पीने की समस्या सुलझा ली है। तो साधारणतः कोई भी पढ़ने वाला बंदा दिमाग में पहला ख्याल ये आएगा, अरे भाई तुमको क्या सॉल्यूशन मिला या ये तो बताइए। लेकिन इस चैप्टर की स्पेशलिटी ऐसी है कि बिल डब्ल्यू ने किताब लिखने से 2 साल पहले ये चैप्टर लिखा था। अच्छा, अब हम थोड़ा पार्श्वभूमि देखने की कोशिश करेंगे कि हम सब जानते हैं कि बिल डब्ल्यू साहब चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसकी डेट जो एडमिशन की है वो है 11 दिसंबर 1934। जो आगे वाली किताब लोगों ने पढ़ी है जिसमें उसका फोटो दिया हुआ है, एडमिशन स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप दी हुई है, उसमें 11 दिसंबर 1934। और इस दिन बिल डब्ल्यू बाहर से पी के आ रहे हैं, हाथ में एक बियर बॉटल है और उनको सामने से डॉक्टर सिल्कवर्थ भी आते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सिल्कवर्थ को बोलते हैं, हाय डॉक, हाउ आर यू, कैसे हो डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का चेहरा उतर जाता है कि अरे भैया मैंने इसको 3 बार ट्रीट किया, अब ये चौथी बार आ रहा है और ये फुल टाइट है, हाथ में इसका बाटली है। तो एडमिट करने के बाद में बिल डब्ल्यू की पत्नी लुइस डॉक्टर साहब को पूछती है कि इसका विल पावर तो बहुत जोरों में चलता है भैया, जो चाहे वो करता है, जो चाहे नहीं नहीं करता है, तो शराब के प्रति इसकी क्या प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि ऐसी चीजों में सुधरा हुआ हमने देखा नहीं है, इसका इलाज अकाली मृत्यु या पागलपन है। तो लुइस डिप्रेशन में गई और ये सब बिल डब्ल्यू साहब सुन रहे थे। और उसका पुराना जो इतिहास है वो कल हमने बिल डब्ल्यू की कहानी में सुना है। बिल डब्ल्यू ने उस वक्त ये सोचा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी हूँ, मैं विज्ञानवादी हूँ, लेकिन ये मेरे को एबी थैचर आके मिलके गया है, मैं वहाँ ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाके आया हूँ और ये
क्या क्या बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसीलिए हे ईश्वर, अगर तू है तो तेरा स्वरूप मुझे दिखा दे। और अपने घुटनों पर आके बिल डब्ल्यू साहब अपने खटिया के बाजू में, हॉस्पिटल बेड के बाजू में बैठ जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो चमत्कार जैसा हुआ, प्रकाशानुभव हम कहते हैं, ठंडी हवा आने लगी, सफेद प्रकाश दिखाई दिया इत्यादि। लेकिन बिल डब्ल्यू ने कभी भी इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया है। बिल डब्ल्यू ने हमेशा जिक्र किया है वो 10 जून 1935, जिसमें डॉक्टर बॉब ने आखिरी शराब पी, और जो कड़ी दो बंदे मिलकर के एक कड़ी बन जाती है, उसी का उल्लेख ज्यादा करके किया है। तो 10 जून 1935 को डॉक्टर बॉब आखिरी शराब पिए। उसके बाद में दोनों भी अपने अपने गांव में, एक्रोन में और न्यूयॉर्क में शुरुआत करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और फिर 1937 में, 1937 में ये दोनों फिर एक बार मिलते हैं और सोचते हैं कि अभी क्या करना है भैया आगे चल के। तो आगे चल के बिल डब्ल्यू के दिमाग में तीन आइडिया आई हुई है। एक आइडिया है, एक किताब लिखना है। दूसरी आइडिया है मिशनरीज रखना है, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मा कंपनी के रहते हैं, या आजकल तो सभी कंपनी अपने एजेंट रखते हैं, उसी तरह से मिशनरी रखना है। और तीसरा है अस्पताल खोलना, सिर्फ बेवड़ा लोगों के लिए एक अलग से हॉस्पिटल खोलना। ये उनका आइडिया था। तो डॉक्टर बॉब के गांव वाले जितने भी सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भैया ये पैसा वैसा तो हमसे नहीं होगा, ये हॉस्पिटल बिस्पिटल तो क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है। तो तू एक काम करना, सबसे पहले किताब के बारे में सोचना। ये पैसा कहाँ से जमा करना हॉस्पिटल के लिए, मिशनरी के लिए, ये तू जाके उधर देख लेना, हम तेरे को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर बॉब भी शुरू में जरा नहीं तैयार थे, लेकिन चर्चा करके उन्होंने कहा कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन सबसे पहले बिग बुक की या किताब की शुरुआत करेंगे। और ये सोच के बाद में जब बिल डब्ल्यू साहब घर पे न्यूयॉर्क में आते हैं, तो वो 2 चैप्टर लिखते हैं। वो 2 चैप्टर थे, बिल स्टोरी और देयर इज अ सॉल्यूशन। ये किताब लिखने का दिमाग में आइडिया आने के बाद में बिल डब्ल्यू साहब प्रिंटर के पास जाते हैं और सब पूछ के आते हैं कितना पैसा लगता है, क्या करना पड़ेगा, कितना पेजेस देना पड़ेगा, क्या भाव होता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सब पूछ के आए। और उसके साथ में और एक चीज बिल डब्ल्यू साहब ने की थी, वो थी वो रीडर्स डाइजेस्ट के पास गए थे। रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन है, हम लोग सब जानते हैं, आज भी चालू है, तब भी चालू थी। स्टैंडर्ड माना जाता है कि कोई भी नई किताब आती है तो उसमें उसका परीक्षण आता है। तो वो जाके बोलता है कि ऐसा मैं बेवड़ा हूँ और मैं किताब लिखता हूँ। तब तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस वगैरह कुछ था ही नहीं, नाम नहीं था, किसी को मालूम था। लेकिन कोई एक रीडर्स डाइजेस्ट का बंदा इनको एंटरटेन करता है और बोलता है कि ठीक है भैया, तू ये रख देना मेरे पास, मैं आई विल गो थ्रू दिस, मैं इसमें पढ़ता हूँ, और बाद में जब तेरी किताब छाप के आएगी तो मेरे को कॉपी दे देना, और मैं उसको ये करूंगा, परीक्षण करूंगा उस किताब का। बाद में कहानी बदली हो जाती है, वो जो बंदा था वो कहीं दूसरा ही बंदा था। बाद में ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग को ये ऐसा बेवड़ा लोग का किताब के ऊपर नहीं परीक्षण करते, चलो भागो, तो भगा दिया था। लेकिन बिल डब्ल्यू ने एक तरफ रॉकफेलर के पास बैठ के पैसा लाने की कोशिश की, और रॉकफेलर जूनियर साहब ने बोला कि नहीं भाई, मनी विल स्पॉइल ऑल दिस थिंग, तो पैसे से ये सब चीज खराब हो जाएगी। और फिर बिल डब्ल्यू ने लिखना शुरू कर दिया। जिंदगी में इसके पहले बिल डब्ल्यू ने कभी भी कुछ भी लिखा नहीं था। बिल डब्ल्यू ना इंजीनियर बन पाया, ना वकील बन पाया। शेयर मार्केट में गया, शेयर मार्केट में रिसर्च किया, उसने कंपनी में जाके विजिट किया, उसका रिपोर्ट बनाया। और वो जो कुछ रिपोर्ट बनाया था, 1 पेज 2 पेज 3 पेज वाला, उसके अलावा इसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा था। तो ये गॉड्स गिफ्ट है, ऊपर वाले ने दिया हुआ वरदान है हमको कि बिल डब्ल्यू ने लिखा। तो जब ये हम पढ़ते हैं, इसका समाधान है चैप्टर 2। तो सबसे पहले जो 2 चैप्टर लिखे गए थे उसमें बिल डब्ल्यू की कहानी, और ये चैप्टर 1 है। इसीलिए इस चैप्टर के आखिरी में, अगर आपके पास किताब है तो आप चलेंगे पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28, आखिरी पैराग्राफ, उसमें लिखते हैं बिल डब्ल्यू साहब अगले अध्याय में, मतलब इस चैप्टर के एंड में, बिल डब्ल्यू ने
क्या प्रपोज्ड है, मैं आगे चल के इसमें क्या लिखूंगा, ये 2 साल पहले लिख के रखा था। क्या लिखा है उसमें? अगले अध्याय में हमने शराबीपन की बीमारी जैसे हम उसे समझते हैं की व्याख्या की है। मतलब आगे चल के हमारा जो प्रकरण तीसरा है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, इसका शराबीपन के बारे में कुछ और जानकारी ये दिया है। और उसके अगले अध्याय में हमने अज्ञेयवादी के बारे में बताया है, मतलब प्रकरण चौथा आया। फिर उसके बाद में लिखते हैं कि इसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं जो यह बताते कि हम शराबीपन के रोग से कैसे ठीक हुए। मतलब जो हम चैप्टर 5 कहते हैं कि हाउ इट वर्क्स, यह कैसे असर करता है। और उसके बाद में क्या तो कहाँ चैप्टर बनाने थे, वो बिल डब्ल्यू के दिमाग में तभी नहीं था। ये अपने आप एक एक बनते गए, इनटू एक्शन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, दिस, टू वाइव्स, टू एम्प्लॉयर्स, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, ये सब बाद में बनते गए दिमाग। इसीलिए बिल डब्ल्यू साहब ने पेज नंबर 29 परिच्छेद दूसरे में कहा है, उसके पश्चात 42 व्यक्तिगत कहानियां है। तो अब ये है कि फर्स्ट एडिशन में 42 थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे वक्त बदलते गया जिन लोग पिए या जो इरेलेवेंट थे उनकी कहानियां निकाल दी और नए नए सिरे की कहानियां बता दी गई है। तो बिल डब्ल्यू साहब ने ओनली यही एक चैप्टर है जिसमें आगे चल के 3 4 चैप्टर के बारे में या ये किताब के बारे में लिखा है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे पहले लिखा गया था। बाकी प्रीफेस और डॉक्टर्स ओपिनियन और बाकी सब चैप्टर ये सब बाद में लिखे गए, जिसकी चर्चा बिल डब्ल्यू साहब हमेशा अपने ग्रुप में जाके करते थे। फिर लोगों के सुझाव आते थे, फिर सुझाव के बाद में उनके साथ में ये बैठ के सब चर्चा करके, जो आजकल ये क्या बोलते हैं उसको, 2,000 रुपए की एक किताब है, मैंने देखी है, मेरे पास नहीं है, गैली बोलते हैं उसको। ये प्रिंटर के पास जाने से पहले जो कॉपी दी जाती है, जिसमें काट पीट करके बाजू बाजू में बिल डब्ल्यू ने क्या क्या लिखा हुआ है, जो बदलाव करने के लिए लोग बोले थे। तो ऐसी तरह से ये चैप्टर बना है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये 13 पन्ने का चैप्टर में 8 पन्ना प्रॉब्लम के बारे में बताया, 5 पन्ना सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सॉल्यूशन, और मैं जाता हूँ पेज नंबर 28 पर, परिच्छेद तीसरा। इसमें बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं, अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में धार्मिक अनुभवों के बताते हुए लिखा है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में या आने वाले 2 पैराग्राफ में बिल डब्ल्यू ने ये किताब का उल्लेख क्यों किया है, इसको हमें देखना पड़ेगा, जो यहाँ डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे चल के पासिटॉन में भी आया है, ए कम्स ऑफ एज में भी आया है, बाद में वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारे लोगों के अपना मत लिखने वाले, अनुभव बताने वाले कई सदस्यों ने एक रेफरेंस में भी लिखा है। अब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया थोड़ा, ये भाई भाई साहब कौन है, ये डॉक्टर है कि नहीं, पहले तो ये मुझे डाउट था। तो सबसे पहली बात ये मुझे मालूम पड़ी कि ये भाई साहब डॉक्टर थे और एमडी थे, लेकिन ये प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नहीं थे। तो ये पढ़ाने वाले डॉक्टर थे, मतलब एकेडमिशियन थे। उनकी पैदाइशी 1842 की है, 1842, और उनका देहांत 1910 में हुआ है, और 1902 में ये किताब आई है। अच्छा, ये किताब में क्या है? अच्छा, मुझे ये किताब, मैं जब छोटा था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 2 4 5 साल, तब मेरे को किसी ने दिया था, सतीश एम करके हमारे थाना के सभासद थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझे ये पढ़ने के लिए दिया था, मैंने कोशिश की लेकिन मुझे से नहीं हुआ, क्योंकि ये 1902 वाली प्रिंट थी, तो दाऊ दाय ये सब था, तो अपने भेजे के सर के ऊपर बाउंसर गया, छोड़ दिया मैंने। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि इसमें क्या है भैया। तो लेक्चर्स डिलीवर्ड एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, ओके, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी नाम की जो यूनिवर्सिटी है, जिसमें इन भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने लेक्चर्स दिए हैं। अच्छा, इन लेक्चर्स में क्या किया है उन्होंने? तो एग्जामिन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव या धार्मिक अनुभव जो होते हैं, उनका साइकोलॉजी के दृष्टि से विश्लेषण किया है। क्योंकि ये जो किताब लिखी है, ये जो लेक्चर्स दिए हैं, वो बेस्ड ऑन केस स्टडी है, मतलब उनके पास अनुभव थे,
उनके पास डेटा था, जिसके बाहर सहारे उन्होंने क्या किया था कि तीन तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। एक है कन्वर्शन, मतलब आमूलाग्र बदल। दूसरा है मिस्टिसिज्म, मतलब उसमें क्या गुड़ गुड़ है कहा जाता है, गौड़ बंगाल कहा जाता है। हमारे यहाँ भी नाथपंथी होती है, नाथपंथी में उसमें गुड़ कुछ होते रहता है, मिस्टिसिज्म बोलते हैं। और तीसरा प्रेयर है। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है उसमें कन्वर्शन एक्सपीरियंस वाले जिन लोगों का अनुभव उन्होंने बताया है और जिसका विश्लेषण किया है साइकोलॉजी के एंगल से, उसमें यह बताया गया है कि जब जिंदगी में कोई भी कठिनाई आती है और उसको कठिनाई का सामना करके उसके बाहर आके नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए धर्म का उपयोग कुछ लोगों ने किया हुआ है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में है, उनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ। गौतम बुद्ध है, उनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ। कई सारे लोग जिंदगी में है जिनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसको कन्वर्शन एक्सपीरियंस कहते हैं। और बिल डब्ल्यू जब सोबर हुए 11 दिसंबर 1934, तब उनको भी यही इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। ये उनको कब समझ में आया? तो जब डॉक्टर ये ए बी थैचर ने उनको ये किताब दी थी, तब किताब पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि मुझे जो हुआ ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा चीज मुझे एक अच्छी लगती है, वो ये है कि जब डॉक्टर सिलकवर्थ को बुलाया गया और डॉक्टर बिल डब्ल्यू ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर डॉक्टर सिलकवर्थ ने बोला होता, अबे तेरे को हेलुसिनेशन भास हो रहे हैं, चुपचाप सो जा, मैं एक इंजेक्शन मारता हूँ, तू सो जाएगा, और उसको सेडेटिव देते थे, तो हम लोग भी सो रहते थे आज। लेकिन जो कि डॉक्टर सिलकवर्थ को मालूम था कि ऐसा कुछ तो होता है कुछ लोगों के बारे में, जिससे उनका जो प्रॉब्लम है उससे वो बाहर निकलते हैं। तो डॉक्टर सिलकवर्थ ने उनको कहा, बिल, बेटर हैंग ऑन टू इट। जो तुझे हो रहा है ना, उसको पकड़ के रखो तुम। उसको सोने का दवा नहीं दिया, नींद का दवा नहीं दिया, उसको बोला जो हुआ है ना, उसको पकड़ के रखो तुम। क्योंकि डॉक्टर सिलकवर्थ को भी मालूम था कि कुछ तो कन्वर्शन एक्सपीरियंस होता है। अब ये कन्वर्शन एक्सपीरियंस हम पढ़ने वाले सब लोगों के बारे में तो होने से रहा, बराबर है। हमारे इतने भाग्य पुण्य कहाँ कि हमको ये कन्वर्शन एक्सपीरियंस हुए। लेकिन हैरी टाइबाउट की जो आर्टिकल है उसमें हैरी टाइबाउट ने ये लिखा है कि कन्वर्शन एक्सपीरियंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैश वाला, जैसे बिल को हुआ था। और दूसरा होता है एजुकेशनल वैरायटी। एजुकेशनल वैरायटी मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में फेल हो गया तो फिर दूसरी कक्षा में बैठना है भैया 1 साल, और फिर तीसरी कक्षा में जाना है। स्लिप हो गया तो वापस पहले 90 दिन करो भाई, 1 डे एट अ टाइम, बैक टू बेसिक्स। सोबर जीना किताब पढ़ लो फिर से एक बार, नए सिरे से स्पॉन्सर के पास बैठो। ये सब हमको करना पड़ता है। तो वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस का उल्लेख इस किताब में, इस चैप्टर में बिल डब्ल्यू ने इसलिए किया है कि नंबर एक चीज जो यहाँ बताई है कि भैया धर्म तुम्हारा कोई भी रहने दो। ये किताब मैंने सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के लिए, लोगों के लिए नहीं लिखी है। तुम्हारा धर्म कोई भी होने दो। बिल डब्ल्यू कहते हैं 28 नंबर पेज, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 6, हम सारे चाहे किसी भी रंग भेद या जाति के हो, उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। हम बड़े साधारण और सुगम नियमों के आधार पर उनसे उनसे मतलब ईश्वर से संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ महसूस करेंगे कि इसका विश्वास या धारणा को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहली चीज जो सॉल्यूशन ये चैप्टर में बताने जा रहा है, उसमें एक उसने क्लियर कट कह दिया कि भैया तुमको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, या ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा, या तुमको कुछ ना कुछ तो होने से जिससे प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज होगा, ये तुम करो। लेकिन इसमें बिल डब्ल्यू साहब को जो अपेक्षित स्पिरिचुअल एंगल है, वो रिलीजन वाला एंगल है ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बारे में हम आगे चल के फिर वाप एक बार चर्चा करें। दूसरा जो सॉल्यूशन दिया है इसमें वो है पेज नंबर 26, हिंदी किताब, पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें लिखते हैं बिल डब्ल्यू साहब, अमेरिका का एक व्यापारी जो योग्य, बुद्धिमान और अच्छे आचरण वाला था, कई साल अस्पताल में भटकता रहा। अब कम से कम 2 ढाई पेजेस ये
बंदे का वर्णन इन्होंने किया है। कौन है ये बंदा? तो जिसका आगे चल के उल्लेख हमको मालूम पड़ता है, उसका नाम है रोलैंड एच। ओके। ये रोलैंड एच कौन था? तो अमेरिका का बिजनेसमैन था। वो क्या प्रॉब्लम क्या थी? शराब ज्यादा पीता था। फिर सॉल्यूशन के लिए कहाँ गया? डॉक्टर कार्ल यूंग नाम के यूरोप के बड़े साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास गया। उनके पास कई दिन तक रहा और उन्होंने उसको समझाया कि भाई, बेवड़ा पीने के पहले तेरे दिमाग में ऐसा आता है, फिर तू ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ये करने से ये होगा, वो करने, ये सब उसको समझा देते हैं कि तेरा मन कैसे चलता है और उसको सही रास्ते पे कैसा लाना है। ये सब साइकेट्री के हिसाब से उसको समझा देते हैं। भाई साहब घर जाते हैं और जैसे हम रिहैब से बाहर निकलने के बाद टाइट होते हैं, वैसे भाई साहब वापस घर जाके अमेरिका में पिए। अब वो जाके वापस डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर को पूछते हैं, अरे भाई, मैं वापस क्यों पिया? उसने डॉक्टर से प्रार्थना की कि वह उसके बारे में सारी सच्चाई बताए और उसका जवाब मिल गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत काफी निराशाजनक थी। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा, ये डॉक्टर कालयूं जो है, उनके साथ उनकी मृत्यु हुई थी 1960 में। उसके पहले बिल डब्ल्यू ने उनके ट्रस्ट को या उनको खुद को एक लेटर लिखा था, जिसके बारे में बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन में उल्लेख किया हुआ है कि डॉक्टर कार्ल यूंग को बिल डब्ल्यू पूछता है, अरे भैया, तुमको सब कुछ मालूम था तो वो रोलैंड को क्यों नहीं बताया? तो बोले, रोलैंड को मैं अगर बताने जाता था तो मेरी कम्युनिटी वाले डॉक्टर जात के लोग जो थे, वो मुझे पकड़ के पीटते थे, क्योंकि वो बोलते थे, तुम क्या कबूल कर रहे हो कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन धर्म के पास जाओ, उसका इलाज है उनके पास। तो तुम ऐसा कबूल कर रहे हो कि विज्ञान के पास इसका इलाज नहीं है। तो सही में विज्ञान के पास इलाज है ही नहीं। आज भी 90 साल के बाद ऐसी कोई दवा नहीं निकली है। कल परसों के क्वेश्चन आंसर सेशन में भी किसी ने पूछा था। तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया, पेज नंबर 27, पैराग्राफ नंबर 3। उसने डॉक्टर से पूछा, किसने डॉक्टर से पूछा? रोलैंड एच ने डॉक्टर से पूछा, क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? तो क्या ऐसे पी के मर जाना क्या भाई? हमको कोई ऑप्शन है कि नहीं, सॉल्यूशन कुछ है कि नहीं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, पुराने समय से तुम्हारी जैसे हालत वाले शराबियों में अपवाद होते रहे। यहाँ वहाँ कभी कभार कुछ शराबियों का ऐसा अनुभव हुए हैं जिन्हें जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। अब ये जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव बिल डब्ल्यू साहब को 11 दिसंबर 1934 को हुआ था, जिसका जिक्र एबी थैचर ने जो किताब लाके दी थी, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में हुआ था, जो डॉक्टर कालियूं को मालूम था। इसीलिए डॉक्टर बॉब ने उनको कहा कि यह एक बहुत गहरे भावनात्मक बदलाव और उनको दोबारा व्यवस्थित करने होने की तरह होता है। वे विचार, भावनाएं और व्यवहार जो कभी इन लोगों के जीवन के मार्गदर्शन की शक्तियां थी, को अचानक एक तरफ ढकेल देता है। बिल्कुल नई धारणाएं और उद्देश्य उन पर प्रभावशाली होने लगते हैं। यह पद्धति बहुत व्यक्तियों के में सफल रही, पर मैं तुम्हारे जैसे शराबी के साथ सफल नहीं हो पाया। तो डॉक्टर कबूल करते हैं कि मैं हार गया हूँ, मेरा वैद्यक शास्त्र हार गया हूँ। इसीलिए उनको कहते हैं कि जा भाई, तू ऑक्सफोर्ड धर्म के साथ में रहने की कोशिश करो। फिर ये रोलैंड एज भाई साहब जो है, वो धर्म का अध्ययन करने के लिए, धर्म के साथ रहने के लिए, उस वक्त ऑक्सफोर्ड ग्रुप नाम का एक अमेरिका में ग्रुप था, जिसमें पोस्ट क्रिश्चियनिटी का जो सेंचुरी था, उसके जो प्रिंसिपल थे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसके तत्व क्या था? जहां बिल डब्ल्यू जाके आया था, बिल डब्ल्यू की शराब 4 दिन छूटी थी, लेकिन वापस टाइट हो गया था। वहां डॉक्टर बॉब तो उसमें 10 साल जा रहे थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, उनका कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उनके प्रिंसिपल्स क्या थे? तो हम जाते हैं पीछे पेज नंबर 25 पर और पैराग्राफ नंबर 2। इसका एक समाधान है, जहां पे इस चैप्टर के जो 5 पन्ने हैं, उसमें से सबसे पहले मैं आया हूं। इसका एक समाधान है। क्या समाधान है भैया? बिल डब्ल्यू इस किताब में लिख रहा है, जो समाधान उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप में मिला था, जिसको वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में मिला था, जो कार्ल यूंग ने कहा था रोलैंड एच को, रोलैंड एच ने कहा शेफ और कोबरा को, शेफ और कोबरा ने कहा एबी थैचर को, एबी थैचर ने आके बिल डब्ल्यू को कहा। लेकिन बिल डब्ल्यू ने ये सब माना नहीं, क्योंकि बिल डब्ल्यू विज्ञानवादी था। इसके लिए बिल डब्ल्यू का भगवान से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा था।
और अब यहाँ पे बिल डब्ल्यू साहब इस किताब में जो पहली बार पढ़ने वाला है उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? हम में से कोई भी अपने अंदर झांकना मतलब स्टेप 4, इन्वेंटरी। अपने घमंड को कम करने, अपने कमजोरियों को स्वीकार करना। अपने कमजोरियों को स्वीकार करना मतलब क्या है भाई? कन्फेशन करना है, स्टेप 5 लेना है। पसंद नहीं करता है, जो कि इस समस्या का पूर्ण और सफल समाधान के लिए आवश्यक है। तो बिल डब्ल्यू यहाँ कहता है, अक्सर लोग पूछते हैं, आप मीटिंग में कहीं भी जाके पूछो कितने लोगों ने स्पॉन्सर लिया है, हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने चौथा पांचवा कदम लिया है, हाथ ऊपर करो। तो आपको समझ में आएगा कि 12 कदम का प्रोग्राम लेने वाले बहुत कम लोग हैं। अब उनकी संख्या बढ़ रही है। ये जो बिग बुक में जो इतने लगाव वाले मैं कल देखा 200 आदमी थे भैया। तो मैंने इसके पहले कभी ऑनलाइन ग्रुप पे 200 बंदे नहीं देखे थे। तो लोगों को सुनने की इच्छा है, इसका मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्यों में बदलाव हो रहा है। इसका अगला कदम, मैं ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 12 कदमों के लिए 12 दिन रखो, और 12 आदमी को बुलाओ या एक ही आदमी को 12 दिन बुलाओ, तो वो कुछ हो सकता है। मैं तो फिलहाल मैं तो वर्कशॉप लेता हूँ, 2 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ, जिसमें पूरा 12 कदम का अभ्यास करके खुद को लिखने के लिए बोलता हूँ। हर बंदे को लिखने के लिए बोलता हूँ। चलो बाद में बात करेंगे उसके। लेकिन हमने देखा कि ऐसा करने का दूसरों पर असर हुआ, और हमें जिस तरह जीवन के साथ जी रहने की उसकी व्यर्थता और निराशा को मानता था। अब बिल डब्ल्यू साहब ने ये जो सॉल्यूशन दिया है प्रॉब्लम के बारे में, इसमें लिखा है, असली तथ्य तो यह है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमें गहरे और प्रभावशाली आध्यात्मिक अनुभव हुए। अब वापस गाड़ी हमारी अटक गई, क्योंकि बिल डब्ल्यू को जैसा फ्लैश हुआ वैसा बिल डब्ल्यू साहब 6 महीना सबको बोलते थे, अपने घर में रखते थे। एक भाई साहब ने उनके घर में आत्महत्या की, एक भाई साहब उनकी पत्नी लुइस के पीछे चाकू लेके भाग पड़ा। सबको पीने के लिए पैसा लगता था तो घर से चोरी करते थे बिल के पास। कोई भी सोबर नहीं हुआ। तो मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुआ, तेरे को भी होगा, ऐसा बोल के कोई बेवड़ा रुकने वाला नहीं था। लेकिन बिल डब्ल्यू यहाँ आध्यात्मिक अनुभव लिखने के बाद स्टार लगाते हैं, और उसके नीचे लिखते हैं, परिशिष्ट 2 में पूरी तरह समझाया गया है। पेज नंबर 183, अंग्रेजी किताब नहीं हिंदी किताब के बारे में बोल रहा हूं मैं। क्या लिखा है उसमें? परिशिष्ट 2 आध्यात्मिक अनुभव, पेज नंबर 183, हिंदी बिग बुक। इस पुस्तक में आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक चेतना शब्दों का प्रयोग कई बार किया गया है, जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ने से पश्चात पता चलता है कि शराबीपन से रोग मुक्ति के लिए वांछित व्यक्तित्व बदलाव हम सबसे अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। अंडरलाइन करने का एक ही लाइन है, शराबीपन से रोग मुक्ति के लिए वांछित व्यक्तिमत्व का बदलाव। अब उसी अड्डे से रोज गुजरता हूँ मैं, आज 35 साल हो गए, भिवंडी में रहता हूँ, दामनकर नाका में उतरता हूँ, वहां पे मेरा अड्डा है। वहां देख के मुझे डर लगता था पहले 3 4 महीने 6 महीने में। अब तो मैं कई बार वहां से गुजरता हूँ तो मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हुआ। व्यक्तित्व का बदलाव, उसे कहा गया है आध्यात्मिक बदलाव। धर्म के लोग जो आध्यात्मिक बोलते हैं वो बिल डब्ल्यू को अभिप्रेत अपेक्षित नहीं है। वो हमारे यहाँ जो भाई लोग हैं, आध्यात्मिक भाई लोग जो है, वो क्या क्या उतना अपने अपने दिमाग से चलाते रहते हैं। लेकिन बिल डब्ल्यू ने क्या, हमारा कहना ये, हमको बीमारी किसने बताया? बिल डब्ल्यू ने बताया। तो हम लोग का सबका बाप बिल डब्ल्यू है। उसने ये किताब में लिखा है, ये प्रमाण मानना है। बाकी सब उसका मैनिफेस्टेशन बताते हैं अपने अपने अनुभव से। वो हर एक बंदे का अलग अलग अनुभव होगा, लेकिन कॉमन सबके लिए क्या बिल डब्ल्यू ने बताया है कि शराबीपन से रोग मुक्ति के लिए वांछित व्यक्तित्व का बदलाव, बस इसे बोला है आध्यात्मिक अनुभव। तो बिल डब्ल्यू यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 25, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 4, आज हमारे जीवन का केंद्रीय तथ्य यह है कि हमारे सृजनहार ने हमारे दिलों में प्रवेश कर दिया है। अब ये बहुत बिल डब्ल्यू ने अच्छी तरह से वर्णन किया है। ओरिजिनल इंग्लिश का ट्रांसलेशन हम लोग ने जो देवनागरी लिपि में किया है, मराठी में शुरू में लोक सत्ता करके इंडियन एक्सप्रेस का मराठी आर्टिकल है, उसके जो संपादक थे द्वाब कर्णिक, उन्होंने किया था। वो सबसे पहला वाला भारतीय भाषा का ट्रांसलेशन था। बाद में उसको बदली करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन किया था, तो वो बोले सब बदली करेंगे तो इसकी नई परमिशन लेना पड़ेगा। फिर विश्वनाथ पटवर्धन करके थाना के एक सभासद थे, एमए इंग्लिश एमए मराठी थे, तो उन्होंने बैठ के ट्रांसलेशन किया। मैं उनका
स्पॉन्सी था, इसीलिए मैं उनके साथ बैठ के वो चेंज विंज करके सब किया है। तो इसी तरह से हिंदी में कभी भी तकलीफ आती है समझने में, तो ओरिजिनल इंग्लिश में जाने का, और सबके मोबाइल में गूगल लेंस है, गूगल लेंस पकड़ने का, वो जरा अलग से ट्रांसलेशन देता है। हो सकता है हमारी ट्यूबलाइट जले, या जिनको अंग्रेजी समझता है वो तो अंग्रेजी किताब में देख के तुरंत पढ़ सकते हैं। तो बिल डब्ल्यू ने इस पेज में, पेज नंबर 25 पे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाला समाधान दिया है। बराबर है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्व क्या था? पहला था एडमिशन, कबूल करना। दूसरा था इन्वेंटरी, मतलब जिसके अपने अंदर झांकना, चौथा कदम बोला है। तीसरा था कन्फेशन, पांचवा कदम किसी के पास में कबूल करना। छठा, अगला था रेस्टिट्यूशन, नौवा, आठवां, नौवा कदम। उसके बाद वाला था सर्विस टू अदर्स, मतलब 12वां कदम था। और उसके बाद में था ईश्वर के साथ संपर्क, वो तीसरा और 11वां कदम जो है वो था। ये थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के। फिर बिल डब्ल्यू साहब लिखने को बैठे, अगले वाला चैप्टर के बारे में जब आएंगे जो बंदा बताएगा कि फिर उसमें से निकला हुआ है। कई सारे साइकेट्रिस्ट और कई सारे धर्मगुरुओं के साथ बिल डब्ल्यू ने बात की है, और तब के सभासदों ने बात की है, और बाद में ये बिग बुक बनाया है। तो सॉल्यूशन क्या बताया इसमें? देर इज अ सॉल्यूशन बोलता है। तो पेज नंबर 25 में सॉल्यूशन में पहले बताया ऑक्सफोर्ड ग्रुप, दूसरा बताया कार्ल यूंग और रोलैंड एच, तीसरा बताया वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस विलियम जेम्स। ओके, तो ये हुआ सॉल्यूशन। अब मैं जा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है भाई, जो हमारी सबकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के बारे में बताया है। मैं आता हूँ आगे फिर वापस पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 में बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं, हम औसतन अमरीकी नागरिक हैं। जब ये किताब के बारे में, या ये दो चैप्टर जब लिखे, तो उसके दिमाग में ये थोड़ी आइडिया था कि 90 साल भी जिंदा रहेगी, फिर मैं जीएसओ कॉन्फ्रेंस बनाऊंगा, फिर 12 स्टेप्स आएंगे, 12 ट्रेडिशन, ये सब दिमाग में कुछ नहीं था। उसको कुछ तो करना था। उसको इतना मालूम था कि जो मुझे मिला है वो आखा दुनिया में स्प्रेड होना चाहिए, और उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वॉशिंगटोनियन सोसाइटी जैसे ये संस्था, मरना नहीं चाहिए, ये उसने अपने जिंदगी का उद्दिष्ट बना के रखा था। पासिटॉन के बाद में जो टाइप करने वाला बंदा था वो बोलता है कि ये बंदे ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ किया है सब अल्कोहलिक सन्स के लिए किया है। तो इतना त्याग उन्होंने अपनी जिंदगी का करके हमारे लिए ये सब बना के रखा है। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग बोलते हैं अरे पीने वाले नहीं, पढ़ने वाले पीते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा काटते हैं, क्या क्या बोलते रहते, तो बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी अल्कोहलिक समझ बदल रही है, क्यों? तो रिहैब सेंटर में से जो आता है बंदा, वो तो चौथा कदम, स्पॉन्सर, काउंसिलर, ये सब वर्ड सुन के तैयार होके ही आता है। तो यहाँ पे जो पुराने बंदे हैं, जो ट्रेडिशन 2 में लिखा हुआ लिखा हुआ जिनका वर्णन किया हुआ है, परंपरा दूसरी में कहा गया है बिल डब्ल्यू ने, तो ये जो बंदे हैं इनको हटने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है। तो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, इस संस्था में देश के सभी वर्ग और व्यवसायों के साथ कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग एक तबाह हुए जहाज के बचे उन यात्रियों की तरह है। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये जहाज से डूबने वाले लोग जो है उसके बारे में बिल डब्ल्यू उल्लेख करता है। तो मैंने समझा कि ये तो एडी रेकन बेकर की स्टोरी बताता है, जो 12/12 में बताई है। इसके लिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ गया, चैट जीपीटी के पास गया, तो वो बंदे ने बोला एडी रेकन बेकर तो 1945 में हुआ था, और किताब लिख रही 1935 में। तो फिर मैंने किसी को पूछा, भाई सीनियर बंदे को, कि ये 1935 में जहाज वाला कैसा बोलता है? तो उन्होंने कहा कि अरे बिल डब्ल्यू साहब ये वॉर में थे, युद्ध में थे, तो उनको हवाई जहाज, ये जहाज में बैठना, दूसरे किनारे निकलना, ये सब उनको मालूम था, जहाज कैसे डूबता है। और जहाज के ऊपर वो एक बार जोर से चिल्लाते हैं तब सब लोग सुनते हैं, तब उनको समझ में आता है यार, अरे अपने ऑर्डर तो सब लोग सुनते हैं। तो बिल डब्ल्यू साहब को जहाज के बारे में मालूम था कि जहाज डूबते वक्त जितनी भी लकड़े का डंडा मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, उसको लटक के जो रहते हैं, वो लोग ज्यादा होशियारी नहीं मारते, अपना अपना देख भाई, ऐसा नहीं चलता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो जो ट्रेडिशन 1 में बताया गया है वही बिल डब्ल्यू साहब ने, हम लोग एक तबाह हुए जहाज के बचे उन यात्रियों की तरह है, ऐसा बताया है। जो बचाव के तुरंत बाद बचाव जहाज में सवार है,
जिनमें गहरी मित्रता, खुशी और प्रजातांत्रिक भावना व्याप्त है, जो पूरे जहाज में फैली हुई है। अब आगे चल के बिल डब्ल्यू, तो ये जो सॉरी, ये जो बताया है, ये एडी रेकनबेकर का नहीं है, ये जनरल बताया हुआ है। ओके। और बिल डब्ल्यू साहब आगे कहते हैं, हमें एक साझा समाधान मिल गया है, और जो शराबीपन की बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए इस पुस्तक का यह प्रमुख संदेश है। अब आगे चल के बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन बिल डब्ल्यू साहब पेज नंबर 18 में डिसीज के बारे में बताते समय इस पूरे परिच्छेद में कहीं भी एलर्जी का उल्लेख नहीं करते हैं। जो भी उल्लेख करते हैं वो साइकोलॉजिकल खिंचाव या खाली बीमारी बोलते हैं, क्योंकि बीमारी क्या है ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया, हमको तो अधिकार नहीं है भैया, हम तो डॉक्टर नहीं है। जैसे मेरे पहले मीटिंग में गया था मैं भिवंडी में, तो हमारे सनत भाई ने शेयरिंग किया, तो मैंने उनको पूछा तुम क्या डॉक्टर है क्या, ये बीमारी बोलता है? तो उन्होंने बोला भैया मैं आप बीती बनाता बताता हूँ। तो पूछा मैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं तो आधा वकील था ना। तो फिर मैंने पूछा क्या प्रूफ है, तो बोला अगला मीटिंग में आजा तुम देता हूँ। और उन्होंने मुझे 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टी मेडिकल सोसाइटी दिया था, जिससे मेरा ये विश्वास हुआ कि हाँ ये बीमारी है। तो इसमें यह बीमारी है जिसमें अन्य लोगों के हमारे प्रति व्यवहार दूसरी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों से बिल्कुल अलग है। इसकी तुलना के लिए कैंसर के बारे में बताया है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, तो गहरी नाराजगी, आपसी समझ की कमी, आर्थिक असुरक्षता, नाराज दोस्त का साथ कार्य करने वालों की चीड़, निर्दोष बच्चों की भटकती जिंदगी, दुखी पत्नी और माता पिता, यह सूची कोई कितनी भी लंबी कर सकता है। अब शुरू में क्या था, 1935 में सब रॉक बॉटम वाले लोग ही आते थे, तो ये वर्णन जो था जिसको समझ में आता था वो तुरंत चिपक जाता था अल्कोहलिक सनस में सोबर रहने के। आज भी पुराने लोग बोलते जो ज्यादा मार खा के आया आता है ना वो जल्दी चिपक जाता है। जो कम मार खाए हुए लोग हैं ना, हाई बॉटम वाले हैं, जिनको रेस करना पड़ता है बॉटम, वो ऐसा क्यों ये क्यों वो क्यों बार बार पूछते रहते हैं और शराब पीने को जाते हैं, ऐसे पुराने लोग हमको कहते हैं। तो बिल डब्ल्यू ने इसमें रॉक बॉटम वाले जो लोग हैं, आपसी समझ की कमी, गहरी नाराजगी, ये सब उसने उदाहरण दिए कि ये सब भाई हमारे जिंदगी में हो रहा था। तो आगे चल के बिल डब्ल्यू ने इसका सॉल्यूशन या ये बीमारी से बाहर आने के लिए सबसे पहला ये किताब या अल्कोहलिक्स अनोनिमस या हमारी संस्था कैसे मदद करेगी, इसके लिए एक कारण है। वो कारण ये है कि परंतु एक भूतपूर्व शराबी, पेज नंबर 18, परिच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4, परंतु एक भूतपूर्व शराबी जिसको इसका समाधान मिल चुका है और जो स्वयं के तथ्यों को भली भांति परिचित है, वह सामान्यतः कुछ ही घंटों में शराबी का पूर्ण विश्वास जीत लेता है। अरे मेरी माँ मेरे को पूछती थी, भाई तू वो जात ना पहचान जान ना पहचान ऐसे लोगों की सुनता है और शराब बंद करता है, तो इतने साल से हम चिल्ला रहे थे तो तू क्यों नहीं बंद किया? तो उसका उत्तर यहाँ मिलता है कि एक भूतपूर्व शराबी, मतलब जिसने शराब पीना बंद कर दिया है, ऐसा बंदा जब दूसरे शराबी के साथ जो पीता है आज भी उसके साथ बात करता है, हम लोग अक्सर 12 स्टेपिंग में जाते हैं, तो कई बार हमारा अनुभव ऐसा है कि वो बोलता है अरे यार ऐसा ही तो मैं करता हूँ, क्या करने का बोल भाई, तू ये सब बंद कैसा किया तो बोल मेरे को, बाकी सब कहानी मेरी और तेरी एक ही है। ऐसा हमने भाई कई बार सुना है। नया बंदा जो आता है 12 स्टेपिंग करने के बाद में पहली बार मीटिंग में आता है, तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, उसका बच्चा उसके साथ रहता है, और वो छोटा सा बच्चा जो रहता है 5-10 साल वाला, वो अपने मम्मी का हाथ दबाता है, और सामने वाला बंदा बोलते रहता है बीमारी क्या है, अपने अनुभव बताता है। वो सामने वाला बच्चा जो बैठा है वो माँ का हाथ दबाता है, वो हाथ दबा के ये कहता है कि मम्मी हम लोग सही जगह पे आए हैं, पापा का शराब पीने का तरीका यही है। तो ये क्यों होता है? सामान्यतः कुछ ही घंटों में शराबी का पूर्ण विश्वास तय जीत लेता है। अब ये हिंदी में इटैलिक्स में दिया है, अंग्रेजी में बोल्ड में किया हुआ है। जब तक ऐसा तालमेल विकसित न हो तब तक शराबी के रोग मुक्ति के लिए कुछ विशेष प्राप्ति नहीं की जा सकती। हम लोग अल्कोहलिक में कई लोग देखते हैं कि जो मीटिंग में आते हैं और तुरंत भाग जाते हैं ना, किसके साथ बात करते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
तो हम लोग, मेरा एक स्पॉन्सर कहता था, वो तालाब में बाजू बाजू से तैरने वाला बंदा है, अंदर डुबकी नहीं मारता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो वो अपने बारे में किसी को बोलता नहीं, किसी को कुछ पूछता नहीं है, ये सब करता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिल डब्ल्यू ने उसका इलाज बताया है। जब तक तुम घुल मिल नहीं जाओगे किसके साथ में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस और उनके सदस्यों के साथ में, तब तक रोग मुक्ति के लिए विशेष कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आगे चल के बिल डब्ल्यू साहब बताते हैं, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूँ, कोई फीस देने नहीं है। अच्छा, हमारे बीमारी के लक्षण क्या है? तो बिल डब्ल्यू ने कहा है कि इससे भी कभी महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में, घर में क्या करना है हमको। पेज नंबर 19 पे बताता है, हमसे कोई भी इस काम को पूरी तरह व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाता है। हम जो अब कुछ लोग तो अल्कोहलिक सरस में करियर बनाने आते हैं, बराबर है, अब उनको छोड़ दो। वो कोई सर्विस स्ट्रक्चर में जाने वाले हैं, कोई अपना ग्रुप, अपने ही बाप का ग्रुप समझ के वह राज बनाते हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो अपवादात्मक है। लेकिन बाकी बिल डब्ल्यू साहब ने ये कहा है कि ये जो काम, एक बेवड़ा दूसरा बेवड़े के साथ बात करेगा, एक शराबी दूसरा शराबी के साथ बरेगा, ये हमको फुल टाइम करना नहीं है। हमको हमारे घर में रहना है, पत्नी बीमार है तो उसको दवाखाने में लेके जाना है, काम धंधे पे बिल डॉक्टर बॉस ने बोला कि बहुत ज्यादा काम है, ईयर एंडिंग है, छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, तो छुट्टी दांडी मार के एक मीटिंग में नहीं जाना है। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि हम में से कोई भी इस काम को पूरी तरह व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाता, और न हम सोचते हैं कि ऐसा करने से इसका अधिक प्रभाव होगा। अब मैं रिटायर हो गया, अब कुछ नहीं, अब एक को डेडिकेट करूंगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करने से इसका अधिक प्रभाव नहीं होगा, मेरी जितनी यूटिलिटी पहले थी उतनी रहने वाली, ज्यादा समय देने से मेरी यूटिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। हम यह मानते हैं कि हमारा शराब पीना छोड़ना एक शुरुआत है, इसमें कभी कभी महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में, अभी आता है डेली लाइफ में, घर में, अपने काम काज के स्थान पर इन नियमों का प्रदर्शन करना। जो 12वां कदम है वो यही बोलता है, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। हम में से कितने भाग्यशाली लोग हैं। तो आगे बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमने समस्याओं का जिस रूप में देखा है, उन्हें एक ऐसी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे जिसकी पहचान गुप्त रहे, बराबर है, एनोनिमिटी के बारे में उसने तब से बताया हुआ है। हम कोई ऐसी पुस्तक लिख पाए जिसमें बहस या तर्क का कोई आधार न हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये सब नहीं बनता है। तो बिल डब्ल्यू साहब ने पेज नंबर 20 पे बीमारी के बारे में बताया है कि आप अपने आप से, पेज नंबर 20 पैराग्राफ 2, आप अपने आप से पहले यह प्रश्न पूछ चुके होंगे कि हम सारे शराब पीने वाले इतने ज्यादा बीमार कैसे हुए। निश्चित ही आप यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि हम विशेषज्ञों की राय के विपरीत मन और शरीर की ऐसी निराशाजनक स्थिति से कैसे उबर पाए हैं। तो तुम जानना चाहोगे भाई, हम बोल रहे हैं ना कि हम 100 लोग जो है, हम ये किताब लिख रहे हैं, हमने शराब बंद की है, तो तुमको जानना की उत्सुकता रहेगी, तो हम बताएंगे। क्या बताएंगे हम? मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति से कैसे उबर पाए। यदि आप भी शराबी है जो इस रोग का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने आप पहले ये सब पूछ रहे होंगे कि मुझे क्या करना होगा, सॉल्यूशन क्या करने गए भाई, ये तो बताओ। तो बिल डब्ल्यू साहब, हम लोग ने बीमारी के बारे में जब हम पीते थे तब हमने क्या क्या बहाने बनाए थे उसकी एक लंबी लिस्ट दी। मैं अकेला भी पी सकता हूँ, जब चाहूं छोड़ सकता हूँ, संभल के पी नहीं सकता है, बियर क्यों नहीं पीते, विस्की मत पियो, इच्छा शक्ति कमजोर है, शराब नहीं छोड़ना चाहता है, इतनी अच्छी लड़की है, उससे डॉक्टर ने कहा कि दोबारा शराब पिएगा तो मर जाएगा। ये सब डायलॉग हमने सुने थे। अब बिल डब्ल्यू पीने वालों के 3 तरीके यहाँ बताता है। एक टाइप 1 है जो बताता है संतुलित ढंग से पीने वालों को अगर उनके पास कोई विशेष कारण हो तो शराब छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं आती, जिसको हम हो सकता है सोशल ड्रिंकर कह सकते हैं। दूसरा टाइप बताया, एक विशेष किस्म ज्यादा पीने वाले का भी होता है, जिसको प्लान ड्रिंकर या हेवी ड्रिंकर कहा जाता है। और तीसरा टाइप जो पेज नंबर 21 पैराग्राफ नंबर 2, लेकिन तीसरा टाइप बेवड़ा, लेकिन एक असली शराब के साथ क्या होता है। शुरुआत में वह शायद सामान्य रूप से पीने शुरू करे, वह निरंतर बहुत ज्यादा पीने वाला बने या न बने,
लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह एक बार शराब पीनी शुरू सकता है तो शराब पीने पर नियंत्रण खत्म होता शुरू हो सकता है। तो बिल डब्ल्यू साहब आगे बोलते हैं कि यह व्यक्ति आपने उलझन में डाला हुआ है, नियंत्रण न होने कारण बेतुकी, अविश्वसनीय और दुखद हरकतें करता है, दोहरी जिंदगी जीता है। एक दिन शराब लेने पीने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि यह अक्सर घृणा के योग्य और खतरनाक रूप के सामाजिक ही दिखाई देता है। तो बिल डब्ल्यू साहब पेज नंबर 22 पर ऑब्सेशन, मेंटल ऑब्सेशन के बारे में बताते हैं। वह इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? यदि उसके सैकड़ों अनुभव बताते हैं कि उसके पहले घुट का मतलब पराजय और उसके साथ होने वाली कठिनाइयां, बेइज्जती को झेलना, तो फिर वो पहले घुट क्यों लेता है? अरे ये तो सबको सवाल है कि मेरे दिमाग में कल राड़ा हुआ, कल लफड़ा हुआ, पिताजी ने मारा, हकाल दिया, पुलिस का मार खाया, ये सब याद आता है, फिर भी घंटी बजती है तो मैं जाता ही। ऐसा क्यों भाई? वह पूरी तरह शराब से दूर क्यों नहीं रहता? उसके सामान्य ज्ञान, ये बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि ये ऑब्सेशन के बारे में लॉजिकल आंसर नहीं है। तो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं हो सकता है कि इन प्रश्नों का कभी उत्तर पूरा ना मिल पाएगा। वह इस सनक में रहते हैं कि किसी दिन किसी तरह वह खेल में जीत जाएंगे। एक दिन आएगा, हर कुत्ते के दिन होते हैं, अपना भी दिन आएगा, तुम हमारे रेंज में आओगे, मैं तुमको दिखा दूंगा, शराब बंद करूंगा और तेरे से बड़ा आदमी बनूंगा, तेरे से ज्यादा पैसा वाला बनूंगा। लेकिन बिल डब्ल्यू साहब ने फिर इसका इलाज पेज नंबर 24 परिख्या परिच्छेद दूसरा जो बोर्ड में दिया है, जो लोग अक्सर मीटिंग में धड़ाधड़ बोलते हैं, तथ्य यह है कि अभी तक अज्ञात कारणों से अधिकांश शराबी अपने मर्जी से शराब पीने की शक्ति गंवा चुके हैं। हमारे पास पहले घूंट पीने के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है। हमारे पास इस तरह की कोई बचाव शक्ति नहीं है जो हमें आग में हाथ डालने से रोक सके। और फिर इसके बाद में बताया है कि उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने सुना। दूसरी चीज ये है कि ये मेरा मोबाइल नंबर मैं देता नहीं, मेरा ईमेल आईडी देता हूँ, sridharm25@gmail.com, SHREEDHARM25@gmail.com। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजर का आभार मानता हूँ। अब मैं 2 मिनट मेरी कहानी बताता हूँ और खत्म कर देता हूँ। 18 साल का था तो शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का था तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज डॉक्टर श्रीकांत जोशी साइकेट्रिस्ट, मेरे पिताजी और भिवंडी ग्रुप के ए फाउंडर मेंबर सुभाष के, इनकी वजह से मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। पहले 5 साल 3 महीने में एक बार चुपचाप पीता था दूसरे के पैसे से। बाद में 6 साल मैं नौकरी करने लगा, अपने पैसे से पीने लगा और अक्खा दुनिया को मालूम पड़े ऐसे पीने लगा। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, मेरी माताजी टीचर उसी स्कूल में शिक्षिका थी, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और मेरी दादी जो है वो वारकरी, हमेशा महाराष्ट्र में पंढरपुर जाने वाले विठोबा वाले है, माला पहनने वाले, शराब नहीं पीने का, नॉनवेज नहीं खाने का। तो घर में पूजा अर्चा सब चलती थी। हम लोग 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहनें। तो मैं सबसे बड़ा दादा था, बड़ा भाई था और मैं बेवड़ा बन गया। फिर बेवड़ा बनने के बाद में मैं औरंगाबाद जाके पिया, बॉम्बे जाके पिया, बहुत जाके धूम धारा के पी के आया। फिर वाट लगाया, फिर घर में समझा, फिर घर में उनको तो मालूम नहीं, हुआ हमारे कोई खानदान में पिया नहीं भाई, तो क्या करने का। तो फिर किसी मेरे चचे पहले मारा, प्यार से समझाया, फिर हकाल दिया, सब कुछ करके दिया, बस स्टैंड पे जाके सोया, ये वो सब नाटक हो गया। और फिर अल्कोहलिक सनस का मैसेज मिला, मैं बोला तैयार नहीं, मैं बेवड़ा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। फिर मैं, मेरा दोस्त जो था हर्षद गोहिल नॉन अल्कोहलिक, वो मुझे पकड़ के मीटिंग में लेके गया। पहला मीटिंग किया 23 सितंबर 1989। वो सनत भाई को पकाया मैंने और बोला प्रूफ क्या है दे दो। फिर वापस एक बार पिया और फिर 10 अक्टूबर 1989 से सोबर हुआ। सोबर होने के बाद में साल 1.5 साल मैं ईमानदारी में प्रोग्राम किया, 12 स्टेप किया, बड़े बूढ़े लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ गया, अनुभव लिया। फिर इनिशियल स्पॉन्सर को छोड़ के स्पॉन्सर के पास गया। फिर चौथा कदम लिखा, फिर पांचवा कदम लिया, फिर आठवां नौवा कदम में अमेंड्स करना था, तो जहाँ पैसा चोरी किया था दुकानी में पार्टनरशिप में, उसको पैसा जाके दिया, उसको सॉरी बोल के आया। और फिर जिंदगी अच्छी हो गई। शादी नहीं हुई थी तो शादी हो गई अल्कोहलिक सनस में आने के बाद में। फिर छोटी बच्ची हुई, उसकी बीमारी चल रही थी।
फिर मेरा धंधा था, मेरे को अनिल डी, मेरे पहले स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी, दूसरे स्पॉन्सर अनिल डी, तीसरे स्पॉन्सर शंकर एल, ऐरोली पुणे, चौथे स्पॉन्सर सुनील के, वरड़ी अभी बदलापुर मुंबई, और अभी पांचवें स्पॉन्सर लिया हूं मैंने। तो ये पांच स्पॉन्सर हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में बदलाव आया। धंधा करता था, अनिल डी ने बताया नौकरी करना, फिर फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, फिर 10 साल के बाद में वो कॉलेज बंद पड़ गया। फिर मैं लॉ में एलएलबी हुआ था, फिर एलएलएम किया, थाना कोर्ट में वकालत की, और 2 साल जूनियर रहा। वह उम्र थी 45 साल भाई अपनी थी, तब 45 साल में ये सब धंधा किया। मरता क्या नहीं करता। घर में माँ और पत्नी ने बताया, तू सोचता रहेगा कि तू बैठेगा और हम तेरे को खिलाएगा तो लात मार के भगा देंगे, हम भी एलानॉन में जाते हैं, हमको सब मालूम है, चलो काम धंधा ढूंढो। तो मैं 2 साल एलएलएम किया। बहुत बेकार था, तो बहुत हालत खम खस्ता थी, तो नम्र भी था, बहुत सारा ह्यूमिलिटी थी, हम्बल था लेकिन बाद में वापस चर्बी आ गई। फिर मैं थाना कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया, फुल टाइम लेक्चरर बन गया, सिद्धार्थ में, अंबेडकर में, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में फुल टाइम लेक्चरर प्रिंसिपल 4 बार हुआ। 2020 में रिटायर हो गया। इन द मीन टाइम बेटी की पढ़ाई पूना में हो गई, आइसर इंस्टीट्यूट में, फिर टीआईएफआर में नौकरी किया, फिर पीएचडी किया फ्रांस में, अभी वो इंग्लैंड में है। अभी मैं मंगलवार को जाने वाला था, मेरा फेवरेट चैप्टर था इनटू एक्शन वाला, लेकिन ये बोले वो 15 तारीख को आता है, तो मैं जिस दिन हवाई जहाज में बैठने वाला उसी दिन था वो। तो मैं बोला नहीं भाई, दूसरा दिन दे दो, तो भाई साहब ने हमको दे दिया, ये दिन दे दिया। इसके लिए मैं राजेश दादा को आभार मानता हूँ। तो अभी मैं रिटायर हो गया, मेरे को पेंशन नहीं है, लेकिन मैं एलएलएम को अभी भी पढ़ाता हूँ और यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। प्लीज याद रखिए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ए स्पेस शेयरिंग स्पेस बम्बई, BAMBAI स्पेस श्रीधर। आप ए शेयरिंग डालेंगे यूट्यूब के सर्च में तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर और ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर। ये मुंबई श्रीधर जो है वो मराठी चैनल है जिसमें 150 ऑडियो वीडियो डाले हैं, और ये हिंदी जो है वो अभी नया सिरे से, मेरे को हमारे अरुण भाई ये जीएसओ वाले, उन्होंने बताया कि भाई तू नए सिरे से अलग चैनल बना ले, तो मैं अलग चैनल बना के करता हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं दूसरा कुछ भी पढ़ता नहीं हूँ, मैं खाली 12x12 बिग बुक और बेस्ट ऑफ ग्रेप वाइन इतना ही पढ़ता हूँ। ये ऑरेंज में क्या लिखा है और नए सिरे से क्या क्या आता है हैजल्डन का, ये अपने दिमाग से बाहर जाता है। अपने को खाली बिल डब्ल्यू साहब ने जितना बोला है उतना ही चलता है। तो आज मैं खुश हूँ। मैं वर्कशॉप लेता हूँ, कार्यशाला लेता हूँ, एक एक पायरी का भी, एक एक कदम का भी लेता हूँ, पहला चौथा नौवा 12। 13 साल पहले हमने शुरुआत की, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को शुरुआत करके दी थी। अब हम लोग सब लोग बुलाते हैं, भाई 2 दिन रहो यहाँ पे और 2 दिन में हमारे 12 कदम लिखवा के ले लो। तो कई सारी जगह अभी 81 वर्कशॉप्स हुए मेरे महाराष्ट्र के अंदर। हिंदी में भी करने का इरादा है, बुलाया है 1-2 जगह पे, देखते हैं। आप में से किसी को भी बुलाना है तो मेरा फोन नंबर ये भाई साहब राकेश भाई के पास से ले लेना, मैं पब्लिक में डालता नहीं हूँ। अब भी मैं बुढ़ा हूँ, 65 साल का हूँ, रात को कभी भी फोन किया नींद नहीं आती है। अच्छा अभी ये आजकल पैसे का भी लफड़ा है, कोई साला बोलता है कि खाली तुम फोन उठाएगा गलत नंबर का तो भी पैसा जाता है। मैं बोला यार एक तो पहले कम है, उसमें से जाएंगे तो लफड़ा होएगा, तो अनजान नंबर, जान पहचान नहीं है ऐसा नंबर उठाने को हवा टाइट होती है। तो इसका इलाज पहले मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, मैं भाई फलाना फलाना आदमी हूँ, मेरा ऐसा ऐसा काम है, तो फिर मैं आपको फोन करूंगा, डरो मत। तो मेरे को ये मौका दिया आपने सुनने बोलने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें जरूर जाके आप देखिए, ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर हिंदी वाला चैनल। और दूसरी चीज ये है कि ऑर्गेनाइजर्स में तो एक सजेशन है भाई, ये बिग बुक का चौथी बार किया ना, अब अगली बार 12 कदमों का करो। सिर्फ कदम, पहले कदम दूसरा कदम, एक एक दिन एक एक कदम रखो। और उसके फायदा क्या होगा, ये खाली सुनने से कुछ नहीं होगा भाई, ये तो श्रवण भक्ति करते हैं, ये बुद्धि विलास है। ये बुद्धि विलास से कुछ फायदा नहीं होने वाला, उससे अच्छा पहला उसके बाद में, ये बुद्धि विलास करने के बाद में अपना स्पॉन्सर ले लो, अपना चौथा कदम लिखना शुरू कर दो। जो 5 साल के अंदर है उनको तो ये जरूर मैं बोलूंगा कि भाई तुमको ये करना ही मांगता है, तभी तुम्हारी सोबराइटी अच्छी रहेगी। वापस पीना नहीं है ना भाई, किसी को भी नहीं पीना है यार। सपने भी नहीं सोचता है कि फलाना फलाना आदमी साला टाइट हो जाए मर जाए तो अच्छा है, ऐसे हम तो कभी सपने भी नहीं किसी के बारे में सोचते। तो मुझे अच्छी जिंदगी जीने का भगवान ने मौका दिया है, क्या माँ बाप की पुण्याई है, क्या मेरी पुण्याई, भगवान जाने क्या है। लेकिन
अल्कोहल बेवड़ा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेवड़ा होने के बाद अल्कोहलिक सनस में आया, ये अच्छा हुआ। ऊपर वाला चाहता है वैसे जिंदगी मुझे जीनी है, दाई विल बी डन नॉट माइन। तो इसीलिए हमको सबको क्या करना चाहिए, 5 साल के अंदर स्पॉन्सर लेके चौथा पांचवा आठवां नौवां 11वां 12वां कदम करना चाहिए। जो 5 साल के ऊपर है उन्होंने ये सब करना ही चाहिए, लेकिन नहीं किया है तो अभी करो, थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी लेकिन करना जरूरी है। मेरे पास, मैं 25 साल सोबर था तो मेरे पास 35 साल वाला पांचवा कदम लेने के लिए आया था। मैं बोला इतने दिन क्या किया भाई? तो बोलता है ये जब कोरोना हुआ, ऑनलाइन मीटिंग चालू हुआ, तब हमको समझ में आया कि बहुत लोगों ने प्रोग्राम लिया है, हम अकेले ही पांडु ऐसा है कि हमने प्रोग्राम नहीं लिया है। तो क्योंकि सब दुनिया भर के लोगों की सुनने को मिली, नहीं तो पहला क्या है, अपने ग्रुप में कोई बाहर आएगा या हम बाहर जाएगा, इतनी पहुंचती हमारी। अभी तो ये ग्लोबल विलेज हो गया है ना भाई। तो ऑनलाइन मीटिंग की वजह से मेरे को बोला, तो जिंदगी में कभी भी आप कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं। अब इतने साल गए, आप कैसे शुरुआत करूं? बिल डब्ल्यू साहब बताते हैं, दो चीजें हैं, अहंकार और डर, ये दो हमको करने नहीं देते आगे, तो उसका सामना करके आगे चलना पड़ेगा। तो 5 साल से कम लोग हैं, जल्दी से जल्दी स्पॉन्सर लीजिए, प्रोग्राम लीजिए। 5 साल से ज्यादा है जिन्होंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिया है, तुम्हारा स्पॉन्सिव होना जरूरी है। जब तक तुम्हारे रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। खाली हवा में बात नहीं करने का। जो स्ट्रक्चर सर्विस में जाना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, पहले रिकवरी करो। हम बोलते समय बोलता है एकता सेवा मुक्तता ऐसे बोलते हैं, लेकिन असल में वो पहला रिकवरी है, बेस है, बाद में यूनिटी और सर्विस है। सर्विस सबको करना चाहिए, सर्विस के खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन ये धक्का मार के सर्विस किया जाता है, 3 महीने के अंदर सोबर है, चलो तू भाई ग्रुप का चेयरमैन बन जाओ, उससे ताकत मिलती है, ऐसा वैसा, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा नहीं होता है। अल्कोहलिक सनस में बिल डब्ल्यू ने जो बताया वो इसी चैप्टर में बताया, इसका समाधान है। क्या समाधान है? अपने अंदर झांकने का, मतलब चौथा कदम। अपने घमंड को कम करने का, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का, पांचवा कदम, जो कि इस समस्या के पूर्ण और सफल समाधान के लिए आवश्यक है। तो आज की तारीख है 12 जुलाई 2025, शनिचर, शाम को 5 से 6:30, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप में मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आज का विषय था, इसका एक समाधान है, देर इज अ सोल्यूशन, चैप्टर 2 बिग बुक। थैंक यू, बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद करो, सवाल पूछने का है तो पूछ लो। बहुत